हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के क्राउन सामान्य ज्ञान में हम लोग भूगोल मीन्स ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिजगी ज्ञानशाला में। जितने भी टॉपिक चल रहे हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे मेरा खास निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे कि और लोगों को लाभ पहुंच सके। तो दोस्तों, क्राउन सामान्य ज्ञान का ये सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोग घटना चक्र का क्वेश्चन भी शामिल कर रहे हैं। साथ साथ में आपको पता चले कि हाँ, ये सब जो क्वेश्चन है आ रहा है। ओके, तो हम आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसको कवर अप कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग आज से अभी से स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सबसे पहला चीज़ आपको बता देते हैं कि हम लोग भूगोल में सबसे पहले कवर करेंगे विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल, ओके, याद रहे, विश्व का भूगोल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा भारत का भूगोल। अभी नहीं पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, टोटल पढ़ेंगे। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं भूगोल मानव तथा उसके पर्यावरण एवं दोनों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। जो भी घटनाएं धरातल पर होती है अथवा पाई जाती है, वे सभी भूगोल की विषय वस्तु के लिए महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए भूगोल को भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। इसको वीडियो नंबर फर्स्ट दे देते हैं, मतलब डे फर्स्ट आप देख रहे हैं। ओके, चलिए। भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक तत्वों के अध्ययन से संबंधित है। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण और उन विविध गतिविधियों से संबंधित है जो कि पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन लाती है। दूसरी ओर मानव भूगोल भूतल पर मानव का अध्ययन करता है। मानव भूगोल पृथ्वी एवं मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों को एक नई समझ देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। ओके, तो ये भूगोल के बारे में थोड़ा सा परिचय था। तो आइए हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड। सबसे पहला टॉपिक क्या है? तो ये मेरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी, इसको बोलते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी कहलाए। ब्रह्मांड में तारों, आकाशगंगाओं, ग्रहों, उपग्रहों, उल्कापिंडों आदि को शामिल किया जाता है। ब्रह्मांड का न तो कोई केंद्र है और न ही कोई आरंभिक किनारा है, क्योंकि आइंस्टीन के सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार समस्त स्थान एवं समय गुरुत्व के कारण एक अंतहीन चक्र के रूप में आबद्ध है। समझ गए ना? इसका कोई अंत नहीं है। संसार का किधर किनारा है ये भी पता नहीं है। किनारा रहेगा तो समझिए अंत हो ही जाएगा, अंत किनारा ही नहीं है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में तीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है।
पहला है सतत सृष्टि सिद्धांत, दूसरा है संकुचन विमोचन सिद्धांत, मीन्स इसको बोलते हैं दोलन सिद्धांत, और तीसरा है महाविस्फोट सिद्धांत। पहला हम लोग पढ़ते हैं सतत सृष्टि सिद्धांत। इसका प्रतिपादन थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी द्वारा किया गया था। संकुचन विमोचन सिद्धांत, दोलन सिद्धांत, इसका प्रतिपादन डॉक्टर एलेन संडेज द्वारा किया जाता था और किया गया था। महाविस्फोट सिद्धांत, इसका प्रतिपादन एव जॉर्ज ले मैत्रे ने किया था। महाविस्फोट सिद्धांत मीन्स बिग बैंग थ्योरी एव जॉर्ज ले मैत्रे द्वारा प्रतिपादित महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ अत्यंत सघन पिंड के रूप में था, जिसमें विस्फोटक के पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थों और पदार्थ चारों ओर फैल गए। यह पदार्थ ही विभिन्न गैलेक्सियों के रूप में हमें दृश्य हैं। आज करोड़ों वर्ष के बाद भी ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन एक स्थान पर स्थिर है, जिसमें अनेक पिंड गुरुत्व द्वारा आसपास में स्थिर अवस्था में है। ओके, खगोल वैज्ञानिक अभी तक यह नहीं जान सके हैं कि ब्रह्मांड बंद है, जिसका अर्थ है कि इसका फैलाव अंततः बंद हो जाएगा और सिकुड़ना प्रारंभ हो जाएगा, अथवा यह खुला है, जिसका अर्थ है कि इसका विस्तार हमेशा होता रहेगा। ओके, अब कुछ इम्पोर्टेंट कड़ी है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे लाल दानव किसको बोला जाता है? ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं एग्जाम में कभी पूछ देते हैं। ओके, लाल दानव मीन्स रेड जिंट्स। ये मृत्योन्मुख तारे होते हैं। जब किसी तारे में हाइड्रोजन घटने लगती है तो उनमें लालिमा दिखने लगती है, इसलिए इन्हें रेड जाइंट्स कहते हैं, रेड जाइंट्स। अगला है वामन तारे। अब तो पता चल गया और लाल दानव किसको बोलते हैं। उसी तरह से वामन तारे DWARF ड्राफ्ट स्टार, जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है वे वामन तारे कहलाते हैं। ओके, अगला है युग्म तारे। युग्म तारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। युग्म तारे बाइनरी स्टार्स, गुरुत्वाकर्षण से आपस में बंधे तारे, जिनमें एक तारा सामान्यतः दूसरे की अपेक्षा मंद होता है, युग्म तारे कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरा है, मतलब चौथा नंबर में है, 4 इधर हम देखें। ठीक है, चौथा नंबर पे है नोवा मीन्स नोव। कभी कभी एक धुंधला तारा अत्यधिक चमक के साथ अचानक दिखाई देता है तथा बाद में अपने मूल स्तर पर वापस मंद पड़ जाता है। इस प्रकार के तारे को नोवा कहते हैं, चमक के फिर उसी अवस्था में आ जाना। चलिए, तो जो हम छोटा छोटा पॉइंट पढ़ रहे थे पहले, उसी को कवर कर लेते हैं। इधर नोवा पढ़ लिए थे, अब सुपरनोवा किसको बोलते हैं? 20 वर्ष से अधिक मैग्नीट्यूड वाले तारे को सुपरनोवा कहते हैं। ओके, न्यूट्रॉन तारा मीन्स न्यूट्रॉन स्टार। सुपरनोवा विस्फोट में बिखरे न्यूट्रॉन युक्त तारीय पदार्थ न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। ओके, और अगला है बहुल तारे। मल्टीपल स्टार्स, 2 से अधिक तारों का निकाय बहुत और बहुल तारा कहलाता है। क्वासर्स
ब्रह्मांड में बिखरे देखिए यहाँ पे, ब्रह्मांड में बिखरे अर्धतारीय पदार्थ जिनसे रेडियो तरंगे निकलती है क्वासर्स कहलाते हैं। अगला है कृष्ण वीवर मीन्स ब्लैक होल। कृष्ण वीवर मीन्स ब्लैक होल। जब किसी तारे का अंत होता है तो उसका भार सूर्य के भार से 3 गुना अधिक हो जाता है। निपात होने के साथ यह सघन हो जाता है। यह इतना सघन हो जाता है कि प्रकाश भी इसके गुरुत्व से निकल नहीं पाता है। इस प्रकार यह अंध क्षेत्र हो जाता है और इसको देखना नहीं और देखा नहीं जा सकता। इसे ब्लैक होल कहते हैं। अमेरिका के भौतिकी और भौतिक शास्त्री जॉन व्हीलर ने 1967 में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग महाविस्फोट सिद्धांत पढ़े थे, बिग बैंग थ्योरी पढ़ लिए हैं इधर। ओके, ये देखिए इसका बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आकाशगंगा। आकाशगंगा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आकाशगंगा को गैलेक्सी बोलते हैं। आकाशगंगा तारों, निहारिकाओं और अंतर तारकीय पदार्थों का एक समूह होता है। एक आकाशगंगा करोड़ों तारों का परिवार होता है और ये अपने गुरुत्व के आसपास में एक दूसरे को रोके रखते हैं। ये आकाशगंगा गैस और धूल के साथ तारों से संगठित है। आकाशगंगा के प्रकार। आकृति के अनुसार 3 प्रकार की आकाशगंगाएं पाई जाती है। 3 प्रकार की। सर्पिल आकाशगंगा, दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा, अव्यवस्थित आकाशगंगा। अगला जो पॉइंट है मंदाकिनी है। मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी मीन्स दुग्ध मेखला मिल्की वे की आकृति सर्पिलाकार है, जिसकी 3 भुजाएं हैं। सूर्य इनमें से दूसरी भुजा पर स्थित है। हमारी आकाशगंगा का व्यास 1 लाख वर्ष है। सूर्य जो केंद्र से लगभग 2/3 बाहर की ओर है। आकाशगंगा का एक चक्कर लगभग 2250 लाख वर्षों में लगाता है। सूर्य की आयु की गणना की जाए तो अब तक इसने लगभग 30 चक्र पूरे कर लिए हैं। 30 चक्र पूरे कर लिए हैं। हमारी आकाशगंगा का निकटवर्ती पड़ोसी आकाशगंगा देवयानी है, जो 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ब्रह्मांड में पाया जाने वाला ड्वार्फ आकाशगंगा नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा है। ओके, निहारिका। अगला जो है टॉपिक निहारिका। निहारिका मीन्स नेबुले। आकाशगंगा में स्थित निहारिका धूल और गैस के मेघ होते हैं। यदि गैस उद्दीप्त होती है अथवा मेघ सीधे प्रतिबिंबित होते हैं अथवा अधिक दूरी की वस्तुओं से प्रकाश ढक जाता है, तब निहारिका दिखाई देता है। ठीक है, निहारिका के बारे में आपको अच्छा से नॉलेज हो चुका है। तो आइए हम लोग देखते हैं तारा, स्टार। तारे उष्ण चमकती हुई गैस के भाग होते हैं जो निहारिकाओं से उत्पन्न होते हैं। ये आकार, द्रव्यमान और तापमान में सूर्य के व्यास में 450 गुना छोटे से 1000 गुना बड़े तक होते हैं
और इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1/20 से लेकर 50 से ऊपर तथा उसके धरातल का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से 50,000 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है और उनकी आयु का सूचक है। जो तारा जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतनी कम होती है। तारों में पाई जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% होते हैं। तारों में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। ओके, अगला है तारा जीवन चक्र। तारा जीवन चक्र, ठीक है। तो तारा जीवन चक्र के बारे में कभी आपने तो सुने ही होंगे बचपन क्लास में। ब्रह्मांड अनंत गैलेक्सियों का सम्मिलित रूप है। प्रत्येक गैलेक्सी में लाखों तारे हैं जिनका निर्माण निहारिकाओं से होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से गैस एवं धूल के बादलों का गोले के आकार में संगठन, गति, उच्चताप, संलयन, अभिक्रिया एक तारे के निर्माण के कारक हैं। तारे के विकास क्रम में प्रथम अवस्था प्रोटोस्टार का निर्माण है। इसके बाद तारा विकास की मुख्य अवस्था में प्रवेश करता है। सूर्य के आकार का तारा इस अवस्था में 10 बिलियन वर्ष तक रहता है। इसके पश्चात तारे का हाइड्रोजन विनष्ट होने लगता है और वह मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। किसी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। सूर्य के आकार एक सोलर द्रव्यमान मीन्स 1 सोलर मास के तारे की अवधि 10 बिलियन वर्ष होती है। तारा जितना बड़ा होता जाएगा उसकी जीवनावधि उतनी कम होती जाएगी। सूर्य से 50 गुना बड़े तारे का जीवन सिर्फ कुछ मिलियन वर्ष ही होता है। विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, जिसमें उसकी बाहरी सतह फैली है। वह डंडा होता है और उसकी चमक कम हो जाती है। इस स्थिति को रक्त दानव मीन्स रेड गेंट कहते हैं या सुपर रक्त दानव कहते हैं। रक्त दानव या सुपर रक्त दानव अवस्था में क्रमशः नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं मीन्स कृष्ण वामन, ब्लैक ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण वीवर मीन्स ब्लैक होल इसको बोलते हैं, में से कोई एक प्राप्त करता है, जो इस प्रकार से है। पहला है सूर्य सदृश छोटे तारे। रक्त दानव अवस्था में नोवा विस्फोट के पश्चात यदि अवशेष सौरिक द्रव्यमान सोलर मास के 1.44 गुना की सीमा के अंदर होगा तो तारा श्वेत वामन बनेगा और अंत में कृष्ण वामन के रूप में मृत्यु की अंतिम अवस्था प्राप्त करेगा। मध्यम आकार के तारे सुपर रक्त दानव अवस्था में और अवस्था के पश्चात सुपरनोवा विस्फोट के बाद अवशेष 1.44 सौरिक द्रव्यमान से 3 सौरिक द्रव्यमान तक रहने वाले तारे न्यूट्रॉन तारे के रूप में परिवर्तित हो जाने की संभावना रखते हैं। बड़े आकार के तारे सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाले तारे कृष्ण वीवर या ब्लैक होल्स में परिवर्तित होते हैं।
ओके, अगला जो पॉइंट है चंद्रशेखर सीमा। भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और जिसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण बीवर के रूप में परिवर्तित होते हैं। 1.44 सौरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती है। तारामंडल। तारामंडल कई तारों के समूह होते हैं जिनकी एक विशेष आकृति होती है। विशेष आकृति होती है जैसे सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल की आकृति भालू से मिलती है। विभिन्न तारामंडल वर्ष के विभिन्न समयों पर दिखाई पड़ते हैं। किसी तारामंडल का सर्वाधिक चमकदार नक्षत्र अल्फा नक्षत्र, उससे कम चमकदार बीटा नक्षत्र और इसी प्रकार गामा नक्षत्र आदि कहलाते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं जिनमें से अधिकांश की दक्षिणी गोलार्ध से देखा जा सकता है। और अगला जो है हम लोग इधर साइड जो मेन पॉइंट पढ़ते आ रहे थे वो थोड़ा सा और है, इसको हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए, पल्सर। घूमते हुए न्यूट्रॉन तारा को पल्सर कहते हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगे छोड़ते हैं। राशियाँ। सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी 12 नक्षत्र समूहों से होकर गुजरती है जिन्हें राशियाँ कहते हैं। ये इस प्रकार हैं, देखिए, मेष राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, मकर के बाद कुंभ और मीन। ओके, तो क्या क्या इस राशि का चिन्ह है वो याद रखिएगा। मेष है भेड़ का, वृष है मतलब बैल, मिथुन मतलब स्त्री पुरुष मिथुन, और कर्क है केकड़ा, कर्क है केकड़ा, सिंह है शेर, कन्या है लड़की, तुला है तराजू, तुला है तराजू, वृश्चिक बिच्छू, धनु धनुष, मकर मगर, कुंभ घड़ा, कुंभ घड़ा, मीन मछली होता है, मीन मछली होता है। तो हम लोगों ने कौन से टॉपिक देखे हैं? तो ब्रह्मांड हम लोगों ने पूरी अच्छी तरह से देख लिए हैं। ओके, चलिए, ब्रह्मांड हम लोगों ने पूरी अच्छी तरह से देख लिए हैं, तो इसका मतलब है कि आप ब्रह्मांड से रूबरू हो गए हैं। तो अगला जो वीडियो हमारा रहेगा आपके लिए वो दूसरा नंबर वीडियो, इसको हम मानेंगे। ओके, डे सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। और दोस्तों, दवा के शेयर कीजिए क्योंकि हमारा ये मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए। उन सभी बच्चों तक पहुंचाएं जो इनसे रूबरू नहीं हैं, उनके पास ज़रूर से ज़रूर आप बताएं। ओके, क्योंकि बताने से आपको कुछ नहीं जाने वाला। ओके, तो अगले कड़ी में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।